हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 3/2019 को 3 सितंबर पूछे गए जीएस के पेपर का एनालिसिस करेंगे कि एसएससी जीडी के पेपर में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग धैर्यपूर्वक पूरी ईमानदारी से इस पेपर को कीजिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज आपकी 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आप उस जगह पर पेपर दे रहे होते तो आप कितना सही कर पाते, आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही आज। अगर आप 25 में से 21 या 22 अगर सही कर ले जा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। तो आप लोग ध्यान से इस पेपर को कीजिएगा। तो चलते हैं, आज का पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, हम आज का ये पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। इसमें जो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है वह है, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। तो आप लोग ये बताइए कि किसे भारत का वाटरमैन कहा जाता है। अगर आपने इसका आंसर दिया होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का वाटरमैन कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे अधिक वर्षों तक विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी था। तो आप लोग ये बताइए कि कौन सा विश्व का सबसे अधिक समय तक नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी था। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, रोजर फेडरर, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बजट घाटा कब होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो बजट घाटा है वह कब होता है। तो आप लोग बताइए कि बजट घाटा कब होता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, सरकार के उपलब्ध राजस्व से अधिक खर्च पर, अगर जब सरकार के पास उपलब्ध राजस्व कम है और उसका खर्च अधिक है तो वह राजस्व घाटा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे और क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, नट तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है। तो आप लोग बताइए कि नट तनी रस्सी पर चलने वाला व्यक्ति भौतिक के किस नियम का पालन करता है। अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है, न्यूटन के गति का नियम, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 2016 का पहला AIBA लीजेंड अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को मिला। तो आप लोग ये बताइए कि 2016 का पहला AIBA लीजेंड अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को मिला। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर अगर दिया है ऑप्शन नंबर सी, MC मैरी कॉम को लीजेंड का जो AIBA अवार्ड है वह 2016 में मिला, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में किस राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह बी, यानी केरल, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है। तो आप लोग बताइए जो नौलखा पैलेस है वह भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है। तो अपना आंसर आप लोग बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो नौलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर है, तो वह बिहार में स्थित एक धरोहर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आप लोग बताइए कि जो गिरिया का युद्ध है वह कब लड़ा गया था। या मुर्शीद कुली खां और सरफराज खान के मध्य लड़ा गया था गिरिया का युद्ध। तो आप लोग बताइए इसे। तो अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, 1900 यानी जो 1740 में गिरिया का युद्ध लड़ा गया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस समीर को क्या कहा जाता है जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है। तो आप लोग बताइए कि उस समीर को
क्या कहा जाता है जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर प्रभावित होती है, यानी प्रवाहित होती है? अपना आंसर आप लोग बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर बता रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, उसे स्थलीय समीर कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आप लोग अपना आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में, जैसे एसएससी जीडी का पेपर होता है उसमें। चलिए अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए इसका, वह ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? तो आप लोग बताइए कि जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है वह कब अपनाया गया? अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है जो पुस्तक है लाइफ डिवाइन, उसके लेखक कौन है? तो आप लोग अपना आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, श्री अरविंदो घोष जो थे उन्होंने ही पुस्तक लाइफ डिवाइन को लिखा था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? तो आप लोग ये बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, 1943 में उन्होंने ऐसा किया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ना और दलहन की एमएसपी की शिकायत किस संगठन से की है? तो आप लोग बताइए कि अमेरिका और यूरोपीय, जिसे आप ईयू कहते हैं, गन्ना और दलहन की एमएसपी की शिकायत किस संगठन से की है? अगर आपने इस प्रश्न का आंसर बताया है ऑप्शन नंबर सी, विश्व व्यापार संगठन से शिकायत की गई है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश संसाधन है जिनका परिमाण ज्ञात होता है, तो आप लोग बताइए कि कौन से ऐसे संसाधन है जिसका परिमाण ज्ञात होता है? अगर आप इस प्रश्न का आंसर बता रहे हो, उन्हें आप मूल संसाधन कहते हैं। मूल संसाधन का परिमाण ज्ञात होता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार की संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो आप लोग ये बताइए कि जो सरकार का संघीय रूप है वह किस देश के संविधान के आधार पर भारत ने अपनाया है? अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, वह कनाडा से लिया गया है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है? तो आप लोग बताइए कि किस रासायनिक यौगिक के कारण मिर्च का स्वाद तीखा मसालेदार होता है? तो आप लोग अपना आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, जिसका होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, क्या, सेरियम हाइड्रॉक्साइड। जो सेरियम हाइड्रॉक्साइड है उसी के द्वारा जो मिर्च है उसका स्वाद तीखा और मसालेदार होता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन थे? तो आप लोग ये बताइए कि 1987 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन थे? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और अगर आपने इसका उतनी ही बेहतरीन तरीके से आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथन आनंद, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश अंतोगत्वा देश की विकास दर को तय करता है? तो बताइए कि कौन सा ऐसा कारक है जो देश के विकास को तय करता है? अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या की गुणवत्ता वह देश के विकास की दर को तय करता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है,
33वें सूरज कुंड मेला 2019 के लिए थीम राज्य है। तो आप लोग बताइए कि 33वें सूरज कुंड मेला जो 2019 में लगा था उसका थीम राज्य कौन सा था। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या इसमें घनी वनस्पति भारी वर्षा और त्वरित पुनरुद्भवन वाले क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है। तो आप लोग बताइए कि घनी वनस्पति भारी वर्षा और त्वरित पुनरुद्भवन वाले क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी स्थानांतरी, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया। तो आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी 2005 में, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2018 में किस संगीत उस्ताद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो आप लोग बताइए कि 2018 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी इलैयाराजा को 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से वृक्षी यानी अर्वारियल जानवर की पहचान कीजिए। तो आप लोग बताइए कि वृक्षी यानी अर्वारियल जानवर की पहचान करके आप लोग बताइए कि कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी बंदर, वह वृक्षी अर्वारियल जानवर है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से किस देश में 2017 की स्थिति अनुसार सबसे आयु अधिक वाले लोग हैं, यानी सबसे अधिक आयु वाले लोग किस देश में रहते हैं। तो आप लोग ये बताइए। तो अगर आपने इस प्रश्न का आंसर बताया है ऑप्शन नंबर सी जापान, जो जापान है वहाँ पर सबसे आयु में अधिक वर्ष के लोग रहते हैं, तो आपका आंसर सही है। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए कि आज आपकी 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ईमानदारी पूर्वक। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख दिया करें। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।